नमस्कार भावी शिक्षकों। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा दे रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षण विधि प्रीवियस ईयर 2021 में जो री एग्जाम हुआ था उसका। ठीक है। पिछले कुछ वीडियोस में हमने 2015 से लेकर के 2019 तक के प्रीवियस ईयर को कवर किया है, सिर्फ बाल विकास एवं शिक्षण विधि। ठीक है, ये 2021 जो अभी तक का लास्ट एग्जाम है यूपी टेट का, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स को पढ़ना क्यों जरूरी है ये पेपर आपको बताएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट हो चुके हैं कई बार। ठीक है, तो आप देखिएगा, खुद एनालाइज करिएगा और फिर समझिएगा कि हमें टॉपिक जो है वो पढ़ना क्यों जरूरी है और प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखना क्यों जरूरी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा और देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए अधिगम के मुख्य नियमों में कौन सा नहीं है? देखिए, पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि थॉर्नडाइक ने दो नियम दिए हैं, मुख्य नियम और गौड़ नियम। ठीक है, मुख्य नियमों में आपने पढ़ा ही होगा अभ्यास, तत्परता और प्रभाव का नियम। ठीक है, ये तीन जो दिए हुए हैं बेटा, ये किस में आते हैं बेटा? ये मुख्य नियमों में आते हैं। किस में आते हैं? मुख्य नियमों में। किसमें? मुख्य नियमों में आते हैं। और गौड़ नियमों में हम उनको देखेंगे थोड़े बेहतर ढंग से। चलिए देखते हैं। देखिए, थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए अधिगम के मुख्य तीन नियम हैं। मुख्य की बात करें यानी प्राइमरी जो उनके नियम हैं वो तीन हैं। कौन कौन से हैं? अभ्यास का है, प्रभाव का है और तत्परता का नियम है। ये तीन नियम उनके मुख्य में हैं और उन्होंने पांच गौड़ या द्वितीयक नियम दिए हैं, जिसमें पहला आता है मनोवृत्ति का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम और साहचर्य परिवर्तन का नियम। ये पांच उनके गौण नियमों में शामिल हैं। ठीक, तो प्रश्न हमसे क्या कहता है? प्रश्न कह रहा है थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए अधिगम के मुख्य नियमों में, तो मुख्य में तो यही तीन आते हैं और कौन सा नहीं है? तो अभिवृत्ति का नियम नहीं है, जो कि इनके गौड़ नियमों में शामिल किया जाता है। बात समझ में आ गई? पहला क्वेश्चन हमने बहुत ही बेहतर ढंग से एलिमिनेट किया है। अच्छा, ऐसा तभी संभव है जब आपको चीजें याद होंगी, और ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा जा चुका है, ये आपने देखा होगा, है ना? देखा है कि नहीं? हाँ, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कोहलर और कोफका के अनुसार सीखना होता है। कोहलर और कोफका के अनुसार सीखना क्या होता है बेटा? अनुकरण द्वारा सीखना होता है, प्रयास द्वारा सीखना होता है, सूझ द्वारा सीखना होता है या अभ्यास द्वारा सीखना होता है? देखिए, कोहलर और कोफका ने मिल करके सूझ का सिद्धांत दिया हुआ है, ये सब आप जानते हैं। किसका सिद्धांत दिया हुआ है बेटा? सूझ का। तो उनका मानना भी तो यही होगा कि सीखना जो है वो सूझ के द्वारा होता है या संभव हो पाता है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि इनका मानना क्या है बेटा? इनका मानना है कि सूझ जो है, ठीक, अचानक किसी समस्या का हल निकलने से होता है। अब अचानक मैं वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि आपको पता होगा इनका प्रयोग जो था वो सुल्तान नामक चिंपैंजी पे था। किस पर था बेटा? सुल्तान नामक चिंपैंजी पर था, जिसको उन्होंने एक कमरे में बंद कर दिया और कुछ केले ऊपर टांग दिए थे। ठीक, और इस कमरे में दो छड़ी रखी थी और ऐसी छड़ी थी जो आपस में कनेक्ट होकर के एक लंबी छड़ी बन सकती थी। तो सुल्तान ने बहुत कोशिश की, फिर अचानक उसकी नजर जो है वो इन छड़ियों पर गई और आपस में उसको कनेक्ट करके उसने उस केले को प्राप्त कर लिया। तो अचानक वर्ड मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि सूझ जो है वो अचानक से वर्क करती है, अचानक से दिमाग में आता है और सोल्यूशन जो है वो निकल आता है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा सूझ द्वारा। सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे? ठीक, सामाजिक निर्माणवाद के जो जनक हैं बेटा वो हैं वाइगोत्स्की। ठीक है, क्योंकि वाइगोत्स्की का मानना क्या है बेटा कि बालक का विकास जो है, वाइगोत्स्की मानते थे कि बालक का विकास समाज के द्वारा होता है। किसके द्वारा बेटा? समाज के द्वारा। ठीक, इनका मानना क्या है कि बालक का विकास समाज के द्वारा होता है, या फिर यह कह सकते हैं समाज की अंतःक्रिया के द्वारा वो सीखता है। ठीक है, समाज की
अंतःक्रिया द्वारा, अंतः क्रिया द्वारा ज्ञान अर्जित करता है। ठीक है, ज्ञान अर्जित करता है। ये किसका मानना है? वाइगोत्स्की का, जो कि सामाजिक निर्माणवाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्न में से कौन विकास की विशेषता नहीं है? संचयी होना नहीं है, दिशात्मक होना नहीं है, विशिष्ट होना। देखिए विशेषता नहीं पूछा है तो 3 होंगी और 1 नहीं होगी। तो विकास जो है बेटा वो संचय होता है, बिल्कुल। दिशात्मक होता है, बिल्कुल। विशिष्ट भी होता है। अनियंत्रित एवं स्वतंत्र नहीं होता। ठीक है, तो ये इसकी जो है विशेषता या क्वालिटी नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हेरिडेटरी जीनियस किसकी पुस्तक है बेटा? ये सभी आप जानते होंगे। हेरिडेटरी जीनियस जो है वो बुक जो है वो बेटा किसकी है? गॉल्टन की है। ठीक है, गॉल्टन ने क्या दे रखा है बेटा? व्यक्ति विशेषताओं के अनुवांशिकता का अध्ययन इन्होंने ही स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इसके राइट आंसर गॉल्टन हो जाएंगे। संज्ञानात्मक उपलब्धि का न्यूनतम स्तर है। ठीक है, संज्ञानात्मक उपलब्धि का न्यूनतम स्तर है। ये क्वेश्चन मुझे लगता है पिछले 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुका है। ठीक है, इस बार भी आपको देखने को मिल रहा है। संज्ञानात्मक उपलब्धि का न्यूनतम स्तर क्या होता है? तो न्यूनतम स्तर हमने आपको पहले भी बता रखा है। ज्ञान से शुरू होता है, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण एंड द लास्ट वन इज मूल्यांकन। ठीक है, तो सबसे लीस्ट एज क्या है, लीस्ट स्टेज क्या है इसकी? ज्ञान है। ठीक है, तो निम्न स्तर की बात कर रहा है तो निम्न स्तर में ज्ञान हो जाएगा, यानी कि ज्ञान राइट आंसर ऑप्शन 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी। ठीक है, समझ गए। सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम चरण देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको पता है सूक्ष्म शिक्षण में सबसे पहले क्या आता है बेटा? पाठ योजना आती है। ठीक है, क्या आती है बेटा? पाठ योजना आती है। उसके बाद आप शिक्षण करते हो। ठीक, पाठ योजना बनाने के बाद आपने शिक्षण किया, फिर उसके बाद आपने बच्चे से प्रतिपुष्टि ले ली। फिर अगर आपको समस्या आती है तो आप क्या करते हो बेटा? पुनः पाठ योजना करते हो कि नहीं? हाँ, पुनः पाठ योजना बनाई आपने। फिर आपने क्या किया? पुनः शिक्षण किया। ठीक, पुनः शिक्षण किया, फिर उसके बाद आपने पुनः प्रतिपुष्टि ली। पुनः प्रतिपुष्टि ली। ठीक है, समझ में आ गया। तो लास्ट स्टेज क्या हुई बेटा? पुनः प्रतिपुष्टि। पुनः प्रतिपुष्टि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन को देखिए बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ेंगे, व्याख्या सहित पढ़ेंगे, ताकि हमें कोई भी पेपर में दिक्कत ना आए। गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है। ठीक है, अपसारी चिंतन में क्या आवश्यक होता है बेटा? तो हम देखेंगे श्रेणीकरण, विचार प्रवाह, अंक गणितीय तर्क या एक समाधान। देखिए गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन क्या होता है, मैं बताऊं आपको। अगर एग्जांपल दूं तो जैसे मान लीजिए आप क्लास में हैं और बच्चों को आपने बताया कि मान लीजिए अगर आपके पास पंख होते, क्या होते? विंग्स होते, पंख होते, तो आप क्या करते? तो बच्चों के जो डिफरेंट डिफरेंट आंसर आएंगे। कोई कहेगा कि मैं ऊपर से नीचे देखता और पता करता कि कैसा फील होता है, कोई कहता मैं चिड़िया के साथ रेस लगाना चाहूंगा, कोई कहेगा मैं एरोप्लेन के साथ रेस लगाना चाहूंगा। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं, यही अपसारी चिंतन के एग्जाम्पल्स हैं। बच्चे जो यूज कर रहे हैं चिंतन, वो अपसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। तो इनके अंदर हमने एक विचार प्रवाह किया, कौन सा? कि पंख अगर आपके होते तो क्या होता। तो डिफरेंट डिफरेंट आंसर हमें देखने को मिले। ठीक, तो विचार प्रवाह जो है इस गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक कौन है? ठीक, जॉन डेवी हैं, ऑसबॉर्न हैं, हरलॉक हैं या फिर ऑसबेल, आसुबेल होता है वैसे, आसुबेल है। तो इसका आंसर ऑसबॉर्न हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इज ऑसबॉर्न। ओके, मस्तिष्क उद्वेलन विधि के जो प्रतिपादक हैं वो ऑसबॉर्न हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विषयगत अंतर्बोध परीक्षण आपने पढ़ रखा है, टैट पढ़ रखा है ना? विषयगत अंतर्बोध परीक्षण ये पूछ रहे हैं किससे संबंधित है, यानी किसने दिया है। पहले मैं बता दूं आपको कि टैट जो है वो जिसमें 31 कार्ड्स का हम यूज करते हैं। ये क्वेश्चन भी आ चुका है टेट में पहले भी। ठीक है, 31 कार्ड का यूज करते हैं, जिसमें एक कार्ड क्या रहता है? ब्लैंक रहता है, जिसमें
एक्टिविटी करनी होती है। बाकी 30 कार्ड्स क्लासिफाई रहते हैं, जिसमें 10 कार्ड्स मेल के रहेंगे, ठीक है, 10 कार्ड फीमेल के रहेंगे और बाकी 10 कार्ड बोथ के रहेंगे, ठीक। और इन्हीं तीनों में से आपको क्या करना है, अपनी स्मृति में कार्ड्स याद रखने हैं एंड देन ब्लैंक पर ड्रॉ करना होता है, जिससे व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है। बात समझ रहे हैं, व्यक्तित्व विशेषताओं की जांच की जाती है, ठीक है। तो थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट जो है वो किसने दिया है बेटा, मॉर्गन और मुरे दोनों ने दिया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है? सृजनात्मक चिंतन, बेटा सृजनात्मक चिंतन अगर करना है तो सबसे पहले आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। गर्भावस्था, प्रकाशन, संशोधन, ये सारी चीजें बाद में हैं। प्रथम अवस्था जो है वो तैयारी होती है, ठीक है। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? मुझे लगता है इसका आंसर आप सभी को पता है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है, ठीक है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं, बताइए। व्यक्तिगत कारक हैं, अधिगम को कौन कौन से कारक जो है वो प्रभावित कर सकते हैं? कोई क्या कहते हैं, प्राइमरी नहीं पूछा है, कोई द्वितीयक नहीं पूछा है, कौन से कारक हो सकते हैं? तो व्यक्तिगत कारक, पर्यावरणीय कारक ये तो होते हैं, पर्यावरणीय कारक भी होते हैं, सामाजिक बहुत जरूरी है। तो उपर्युक्त सभी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए पेपर का लेवल देखिए आप, किस लेवल के क्वेश्चन 2021 में पूछे गए थे। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था बेटा? तो बहुबुद्धि की बात अगर हम करें, बहुबुद्धि, तो बहुत बुद्धि अगर होगी तो तुम घूमने जाओगे। कहाँ जाओगे घूमने? गार्डन में। अगर बहुत बहुत ज्यादा बुद्धि है तुम्हारे पास तो तुम घूमने जाओगे गार्डन में, ठीक है। तो गार्डनर इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ये बस एक छोटी सी ट्रिक है याद करने की, अगर बहुत बुद्धि है आपके पास। अभी जैसे द्विकारक सिद्धांत दे देता, द्विकारक सिद्धांत पूछता, अगर रुक जाइए मैं बताता हूँ, द्विकारक, ठीक है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे याद रखना है, कि एक तीर से, द्विकारक है ना, तो दो निशाने बनाएंगे, ठीक, एक तीर से दो निशाने। तो दो तीर का मतलब क्या है? तीर का मतलब है स्पीयरमैन। बात समझ गए? तो वहां से हम इसको क्लासिफाई कर देंगे। और अगर बहुत बुद्धि है तो घूमने जाएंगे कहाँ? गार्डन में, ठीक है। तो गार्डनर याद हो जाएगा। स्पीयरमैन ने, देखिए क्वेश्चन भी आ गया, स्पीयरमैन ने दिया था बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, समूह कारक, बहुकारक, और देखिए बहुकारक सिद्धांत अभी आपने पढ़ा, किसने दिया है? गार्डनर ने दिया है, ठीक है। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन का है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रोजेक्ट विधि, मैंने एक वीडियो विधियों पर भी बनाई हुई है, ठीक। तो प्रोजेक्ट विधि मैंने बताया था कि जब हमारा प्रोजेक्ट बनाने का समय आता है तो हमारे फ्रेंड्स हमारे प्रोजेक्ट्स को किल करने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। तो किल से हमको बना लेना है किल पैट्रिक, ओके। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है बेटा? किल पैट्रिक है, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए, पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है उद्देश्य लेखन, प्रस्तावना प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न या लक्ष्य कथन। 17 क्वेश्चन नंबर, देखिए पूर्व अधिगम से रिलेटेड, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, बस पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। पूर्व अधिगम में प्रस्तावना जरूरी होती है, यानी प्रस्तावना को देने के लिए पूर्व अधिगम हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर पूर्व ज्ञान नहीं है तो किसी भी चीज का हम अधिगम स्टार्ट या नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, गलत कथन चुनिए। छात्र सबसे अच्छा प्राकृतिक वातावरण में सीखते हैं, ठीक है, बात तो सही है। छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं, बहुत अच्छी बात है। छात्र सबसे अच्छा खेल खेल में सीखते हैं, बिल्कुल सही। छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं, ये गलत है, क्योंकि इन तीनों में कोई भी निगेटिविटी नहीं थी। अब नियंत्रित यानी कंट्रोल नहीं करना है, ठीक है। तो ये निगेटिव वर्ड, ये देखिए पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं, तो पेडागोजी में हमें निगेटिव क्वेश्चंस को बिल्कुल भी प्राथमिकता नहीं देनी होती है, ठीक है। संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया है? यह क्वेश्चन भी पिछले 2019 में ही पूछा गया था। तो आपने पढ़ा था 86वें संशोधन में 21 को, अनुच्छेद 21 को 21 ए में बांट दिया गया था, दो भागों में बांट दिया गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से देना, निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से देना शामिल था, ठीक है। तो 86वां संशोधन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। 20वां प्रश्न कहता है शिक्षण के कार्यों में सम्मिलित क्या है?
शिक्षण के कार्यों में आप सभी जानते हैं मूल्यांकन एक टीचर करता है, उपचारात्मक कार्य भी करता है, निदानात्मक कार्य भी करता है। तो उपर्युक्त सभी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब शिक्षक अधिनायकवादी हो, बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थी निष्क्रिय रहे तभी शिक्षण कम रहेगा। केवल लिखने पर बल हो तो भी शिक्षण जो है वो कम रहेगा। तो ये तीनों ही सही हैं। तीनों सही है तो ऑप्शन डी को हम लगा देंगे टिक और हमारा आंसर हो जाएगा सही। भाषा रूपांतरण सिद्धांत किसने दिया था? देखिए भाषा वर्ड अगर रिलेट करता है, भाषा रूपांतरण सिद्धांत, भाषा अर्जन सिद्धांत, तो भाषा अर्जन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है बेटा? भाषा अर्जन सिद्धांत, भाषा अर्जन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं बेटा चॉमस्की। कौन है? चॉमस्की। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? चॉमस्की। रूपांतरण सिद्धांत का मतलब है भाषा के द्वारा एक दूसरे से वार्तालाप करना। ठीक है, तो भाषा अर्जन सिद्धांत और भाषा रूपांतरण सिद्धांत दोनों के प्रतिपादक कौन है बेटा? चॉमस्की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सही नहीं है? देखिए आपको इन सबकी नॉलेज होनी चाहिए तभी आप बता पाओगे कौन सा सही नहीं है। तीन तो करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं एक बार। शेल्डन ने, ये जो क्लासिफिकेशन है ये शेल्डन ने बताया है व्यक्तित्व का। पहला है मीसोफॉर्मिक। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो गठीले मजबूत शरीर वाले होते हैं। ठीक है, एक बात याद रखो, मंगाई हुई चीजें मीशो से मंगाई हुई चीजें गठीली और मजबूत होंगी। हालांकि होती नहीं है पर याद करने के लिए कर रख लो कि होती है। ठीक है, मीसोफॉर्मिक हो गया। एक्टोमॉर्फिक यानी लंबा, ऐसे व्यक्ति यानी दुबला पतला हो और कमजोर शरीर वाला हो। ठीक है, आपके गली मोहल्ले में कोई एक व्यक्ति ऐसा जरूर होगा, उसको ये नाम दे करके याद कर लो। ठीक है, एक्टोमॉर्फिक। फिर आता है एंडोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक तो बहुत आसान है भाई, अंडे की तरह होगा। कैसा? शारीरिक गठन कैसा होगा बेटा? गोल मटोल और नरम होगा। ठीक है, याद हो जाएगा तीनों। तो हमने पढ़ा मेसोफॉर्मिक, एक्टोफॉर्मिक और एंडोमॉर्फिक। तो इसमें देखिए एंडोमॉर्फिक है, ठीक, एक्टोमॉर्फिक भी है और मेसोफॉर्मिक मॉर्फिक भी है, बट एंटोगोनिस्टिक नहीं है। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न पूछा जा सकता है कई तरीके से। मान लीजिए पूछ ले कि व्यक्ति अगर कोई गठीला है, मजबूत शरीर वाला है, तो वो व्यक्तित्व के किस प्रकार में शामिल किया जाएगा? इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इनको नजरअंदाज नहीं करिए, सिर्फ पढ़िए नहीं, अच्छे से इसको समझिए, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर हो गया तो फिर एग्जामिनेशन क्रैक करना बहुत बड़ी डील नहीं होगी आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 24 से कि निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा के घटक कौन कौन से हैं? ठीक है, तो अभिप्रेरणा के घटक हैं आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन। ये तीनों ही जरूरी होते हैं बेटा अभिप्रेरणा को प्रभावित करने में। तो उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत बेटा ये मैंने बताते बताते थक चुका हूं कि मनोविश्लेषणात्मक आए तुरंत सिगमंड फ्रायड लगा दो। ठीक है, निम्न में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या क्या कह रहा है बेटा कि कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है, यानी तीन संबंधित हैं। समझ रहे हो? जैसे अगर मैं बोलूं कि उपनाम अगर बता दो, स्किनर के जो सिद्धांत हैं उन कौन कौन से सिद्धांत स्किनर द्वारा दिए गए हैं, तो पहला है क्रमादेशित अधिगम सामग्री। ठीक है, दूसरा है व्यक्तिगत शिक्षण, ठीक, और व्यवहार संशोधन तकनीक। ए बी और डी। क्वेश्चन नंबर 26 का बेटा क्या हो जाएगा? ए बी और डी ये स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत हैं, और जो नहीं है वो है त्रुटियों के माध्यम से सीखना। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी है? विभिन्न योग्यताओं वाले और रुचियों वाले विद्यार्थियों में के लिए कौन से मूल्यांकन ज्यादा यूजफुल रहेंगे? सिर्फ आंतरिक मूल्यांकन बेटा, अगर उनके पास डिफरेंट क्वालिटीज है तो सिर्फ एक मूल्यांकन करके हम उनका विकास जो है वो नहीं कर पाएंगे या मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। बाह्य मूल्यांकन ये भी एक ही बारे में बात कर रहा है। प्रायोगिक मूल्यांकन नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कॉन्टिन्यूसली हम उनका और ब्रॉड लेवल पर उनका मूल्यांकन करेंगे तो ही पॉसिबल है कि हम उनका मूल्यांकन बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। ठीक है, निम्न में से कौन ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है?
ठीक है, संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। ये अभी आप लोगों ने पढ़ रखा था, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था एक्सप्लेनेशन के साथ कि ज्ञान, बोध, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध, ये सारी चीजें आई थी, लेकिन उसमें चरित्र निर्माण कहीं भी नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है। बात समझ में आ गई बेटा? निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? ठीक, सच्चा शिक्षण स्तर आपको पता होंगे तब आप एलिमिनेट कर पाओगे। तो मैं पहले बता दूं, पहले नंबर पर क्या आता है बेटा? चिंतन आता है। ठीक है, चिंतन, या फिर हम इसको और भी बोलते हैं प्रत्यावर्ती। ठीक, प्रत्यावर्ती स्तर। सेकंड नंबर पर क्या आता है बेटा? अवबोध या फिर बोध। दोनों को एक ही दोनों की मीनिंग एक ही होती है बेटा। तीसरे नंबर पर आपको पता है स्मृति स्तर आता है। स्मृति स्तर। ठीक, ये तीन स्तर होते हैं शिक्षण के। अब इसमें देख लो, जो होंगे वो ठीक है, जो नहीं है वो आंसर हो जाएगा। देखिए, चिंतन या प्रत्यावर्ती, चिंतन स्तर है। बोध या अवबोध, बोध भी है। स्मृति है, यानी जो नहीं है वो है अभिप्रेरणा स्तर, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि कौन सा स्तर नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? मनोसामाजिक सिद्धांत का थॉर्नडाइक, एरिक्सन, या फिर स्किनर, या फिर हरलॉक। देखिए, मनोसामाजिक सिद्धांत की बात करें अगर, तो एरिक्सन इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। एरिक्सन ने व्यक्तित्व विकास के लिए सामाजिक कार्यों कारकों को के महत्व पर बल दिया और विकास की 8 अवस्थाएं बताई हैं। देखिए, ये ऐड मैंने इसीलिए किया है कि आपको एरिक्सन द्वारा दी गई 8 अवस्थाएं जरूर पता चले। पहली कौन सी आती है? शैशवावस्था। दूसरी आती है बेटा प्रारंभिक बाल्यावस्था। तीसरी खेल अवस्था। चौथा नंबर पर विद्यालय अवस्था, और पांचवे पे किशोरावस्था सॉरी। सिक्स पे आती है तरुण वयस्कावस्था। फिर 7 पे आती है मध्य वयस्कावस्था। 8वें नंबर पर आती है परिपक्वता अवस्था। बात समझ में आ गई? ये 8 तरीके की अवस्थाएं किसने बताई हैं बेटा? एरिक्सन ने बताई हैं। मैंने इसीलिए आपको बता दिया कि आप याद रखें, 8 लेवल्स, 8 एजेस किसने बताई हैं? एरिक्सन ने बताई हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये रहा 2021 का क्वेश्चन पेपर, जो कि हमने बहुत ही बेहतर ढंग से और एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अपनी तैयारी को इसी तरह बराबर बनाए रखिए, क्योंकि लैग होने देंगे तो फिर मुझे लगता है कई वर्षों का लैग हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है यूपी टेट किन किन सालों में आ रहा है। ठीक है, तो बेहतर होगा कि तैयारी को अच्छे ढंग से करें और उसको अच्छे लेवल पर ले जाने के प्रयास करें। ठीक है, और हो सकता है भर्ती भी इस बार देखने को मिल जाए, तो बेहतर होगा कि ये पेपर हम क्वालिफाई करें बहुत ही बेहतर ढंग से। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज सपोर्ट करिए। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।